डियर स्टूडेंट्स, आईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है फंक्शनल ग्रुप एंड फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा, पुराने पेपर अगर आपने सर्च किए होंगे तो पुराने पेपर में आता है कि वाई आईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे पेपर में बहुत आता है। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बिना ग्राफ के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसको पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत सिंपल ग्राफ है। यहाँ पे आपने वेव नंबर लिखा है। वेव नंबर मैंने आपको बताया था, वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग नापते हैं। वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। वेव नंबर क्या होती है? 1/λ के बराबर होती है। लैम्डा की यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोगों ने किस में नापा है? सेंटीमीटर में। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स। इसीलिए वेव नंबर को हम लोग किस में नापते हैं? सेंटीमीटर इनवर्स में नापते हैं। इस पे हम लोग इस कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने ट्रांसमिटेंस को ले रखा है, जिसको हमने परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की वैल्यू के रूप में इसको लिख रखा है। देखिए, ये आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था, लैम्बर्ट बीयर लॉ में भी मैंने आपको एक बात बताई थी, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब दोनों क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। अगर जहाँ पे एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, ट्रांसमिटेंस क्या होगी? कम होगी, एंड वाइस वर्सा। देखिए, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रांसमिटेंस बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एब्जॉर्बेंस आपका कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 20% ट्रांसमिटेंस है तो एब्जॉर्बेंस कितने परसेंट हो रहा है? 80%। अगर यहाँ पे 40% ट्रांसमिटेंस है तो एब्जॉर्ब लाइट कितनी हो रही है? 60%, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे हमें ट्रांसमिटेंस को नापा हुआ है। बाकी ऊपर के एक्सिस को हमने ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पे शो किया नहीं है, क्योंकि आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है कि जनरली हम लोग क्या करेंगे, 600 से लेके आप लोग ये जो रेंज लिखी है ये वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल थोड़ा तो प्लस माइनस आपकी बुक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में रहता है। तो 600, 800, ये पूरा स्केल आपका पूरा स्केल फॉर्मेट में हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जगह हम पे कम होती है, तो थोड़ा सा गैप करके लिखा है। 600, 800, 1200, 14, 16, 1800, 2000, 2500, ठीक है, 3500 और 4000। इस तरह से वैल्यू को लिखा गया। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की वैल्यू को लिखा गया। होता क्या? देखिए, ये जो रीजन होता है 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्स मतलब है कुछ बुकों में 1560, 1450, 1600 इस तरह से वैल्यू लिखी रहती है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप एक रेफरेंस रेंज को याद कर लीजिएगा। तो ये जो रीजन है 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का, ये रीजन कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, और इसके बाद 1500 से लेके 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का ये जो रीजन है ये कहलाता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको पेपर में यही लिखना होता है, 2 लाइन का आंसर है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन। तो आपको यही लिखेंगे, द रीजन 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन, एंड द रीजन 1500 से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या है कि टू आइडेंटिकल कंपाउंड, अगर 2 आइडेंटिकल कंपाउंड आपके पास हैं और दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उन दोनों का सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से आपको एक स्पेक्ट्रा की पीक क्या मिलेगी? इसके बीच में मिलेगी। लेकिन दोनों कंपाउंड अलग हैं, तो दोनों कंपाउंड अलग होंगे तो उनमें अलग भी होना चाहिए। तो अलग होने के लिए जो उसमें बाकी का डिफरेंस है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फिंगरप्रिंट रीजन में देखने को मिलेगा। तो टू आइडेंटिकल कंपाउंड अंडर सिमिलर कंडीशन क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट रीजन में अपना अलग स्पेक्ट्रा प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसकी फिंगरप्रिंट रीजन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो एक रफली डायग्राम आपको बता के समझाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरह से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक वेव नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रांसमिटेंस लिखा हुआ है। तो एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है कि इस तरह से सपोज करिए आपके किसी मॉलिक्यूल में भी स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी पीक हैं, जो भी यहाँ पे इस तरह से जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी डिप्स हैं, जो आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो हर बैंड्स का या हर डिप्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो जितना डेप्थ में जाएंगे तो ये डिप्स जो बैंड है आपके, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि ऐसा क्यों है। नॉर्मल का स्ट्रक्चर कुछ और है, कुछ में कुछ और मिलता है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई रीजन होता है। तो उतना डेप्थ में हम लोग नहीं डिस्कस करें, ब्रॉड में आपको बताऊँ। देखिए, जैसे ये आपकी 2 स्ट्रॉन्ग पीक हमने मान ली कि हमें दिखाई देती हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पीक आपको दिखाई देती है, जो अगर आप ढंग से देखेंगे तो लगभग आपको दिखाई दे रही है 3000 और 3500 के बीच में। ठीक है, तो 3000 और 3500 लगभग 3300 करीब हमने मान लेते हैं। और आपको आपके नोट्स में लिख के बताया गया है कि जो 3300 की जो पीक होती है वो होती है OH ग्रुप की। तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। इससे आपको
फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा। अब एक पीक आपको यहाँ पे लगी हुई मिलेगी, तो इसकी पोजीशन देख के आपको क्या करना होगा, फिंगरप्रिंट रीजन में आपको पता चल जाएगा कि ये पीक किसकी होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अननोन कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रफली बताया हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक है आपका मिडिल इंफ्रारेड, ये पूरा पूरी इसकी रेंज है, तो आपका मेन रीजन इससे है, मेन पर्पज इसका हमारा इससे है। एक है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन, एक है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन 4000 से लेकर लगभग 1400-1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक कहलाता है, और 1500 से लेकर अप्रॉक्स 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इसके इधर वाले रीजन को फार इंफ्रारेड रीजन और इसके लेफ्ट वाले रीजन को नियर इंफ्रारेड रीजन को होते हैं। ये दोनों आईआर में कंसीडर नहीं किए जाते, मतलब आईआर में इसका रोल नहीं है, मेन आईआर में रोल इसका रहेगा। इस पार्ट में कोई अगर हमें पीक मिलेगी या बैंड मिलेगा तो ही हमारा क्या होगा, हमें किसी मॉलिक्यूल के बारे में पता चलेगा किसका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे ग्रुप की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे, बहुत सारे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बहुत सारी डेप्थ में ना जाके आपको थोड़ा सा मेन ग्रुप की बताई गई है। जैसे OH ग्रुप होगा तो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी 3000 से लेकर 3650 सेंटीमीटर इनवर्स तक की। CH3 ग्रुप होगा तो 2850 से लेकर 2960 सेंटीमीटर इनवर्स तक की। कार्बोनेट ग्रुप जिसको CO ग्रुप भी बोलते हैं, अगर एल्डिहाइड होगा तो 1600, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिला के होगा 1690 से लेकर 1760 सेंटीमीटर इनवर्स तक की। अगर इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में देखना होगा कि एल्डिहाइड है कीटोन, उसके लिए कुछ कंफर्मेशन टेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ईथर ग्रुप होगा जिसको O लिखते हैं खाली, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1080 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक की। तो कुछ ग्रुप की आपको फ्रीक्वेंसी याद करनी होती है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में, वो आपके नोट्स में और क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा या डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं जो हुक्स लॉ के ऊपर बेस होते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, ये यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई इसमें क्या लिखा है हम लोगों ने, द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक ऐसे हमें मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेक करनी है जिसके मास क्या है M1 और M2 है। जैसे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका मास है M1 M2, ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या ज्वाइंट है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की अगर आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नापनी है तो उसको निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, हुक्स लॉ को यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, μ = 1/2π ब्रैकेट वो स्क्वायर K/μ। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ क्या होती है, ये कहलाती है आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। K कहलाता है आपका फोर्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। K कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का मतलब है रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा आपका K होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो K की वैल्यू ट्रिपल में सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा ट्रिपल में K की वैल्यू होने की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये न्यू कहलाता है आपका रिड्यूस मास ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली शॉर्ट में अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ तो क्या होगा, जो आपकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फोर्स कांस्टेंट या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की। जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द एटम के। जितना ज़्यादा मास होगा, मास बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ विच वन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ऐसा इन पेयर में बताइए कि कौन सा स्ट्रेचिंग, किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। देखिए पहले वाले में देखिए इसका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं सपोज के रफली, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब K की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। और ये मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K के, तो यहाँ K ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो C डबल बॉन्ड C की क्या होगी, एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी देन C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्योंकि इस समय हुक्स लॉ से प्रूव कर दिया। इसके बाद ये है आपका OH सॉरी, अगर इन दोनों में आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको मास चेक करना है। तो रफली आप लोगों को रिड्यूस मास ना चेक करके अगर रफली मैं आपको तरीका हिंट बताऊँ कैसे करेंगे। देखिए ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन कितना है, तो टोटल कितना होगा 17, यहाँ पे कार्बन का 12, टोटल कितना 20। यहाँ मास ज़्यादा है, यहाँ मास कम है। मास ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, मास कम होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे OH की क्या होगी, एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट हैज़ स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास।
ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया, हुक्स लॉ के बिहाफ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि इसको हमें कैसे करना होता है। तो हैं थ्योरेटिकल, लेकिन हर थ्योरी में कोई ना कोई हिंट आपका छुपा रहता है। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन याद करने हैं मेनली। अगर थ्योरेटिकल बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि कितनी तरीके के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपके आईआर में देखने को मिलते हैं। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। 2 ही क्वेश्चन इसमें मेन है, बाकी आईआर का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या इस डायपोल कौन सा आईआर एक्टिव होगा, कौन सा आईआर इनएक्टिव होगा, इस पर भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो ये अच्छे से लर्न कर लिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। थैंक यू।